हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 जनवरी 2021। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम देख लेते हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो स्क्रीन पे दोनों आर्टिकल हैं वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक में बताया हुआ है कि किस तरीके से वैक्सीन को कम्युनिकेट किया जा सकता है, नंबर 1, और क्या क्या इश्यूज आते हैं। डब्ल्यूएचओ की जो सेज है, सेज का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो उनके हिसाब से वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, जिसमें ये देखा जाता है कि वैक्सीन को लेने में लोग कितना हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यूएचओ की यूरो करके वैक्सीन कम्युनिकेशन वर्किंग ग्रुप है, उसने भी 3C का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कॉम्प्लिसेंसी, कॉन्फिडेंस, कन्वीनियंस, इनके बारे में बताया था। तो बेसिकली इसमें जो अभी आप कह सकते हो कि वैक्सीन ड्राइव जो चलेगी इंडिया में, उसके लिए एक तरीके से आउटलाइन बताई जा रही है कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। बट ये कोविड-19 पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, तो दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो डब्ल्यूएचओ सेज, एक हो जाती है डब्ल्यूएचओ यूरो वैक्सीन कम्युनिकेशन वर्किंग ग्रुप का जो प्रपोज्ड मॉडल था, 3Cs का प्रपोज्ड मॉडल। ये दो, बाकी चीज़ें हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल है जिसमें शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने थोड़ा सा अभी कुछ हार्श वर्ड्स कहे हैं, टाइट वर्ड्स कहे हैं, जो अभी स्टोन पेल्टिंग हुई थी उससे रिलेटेड। तो कम्युनलिज्म को लेकर के इंडिविजुअलिस्टिक आर्टिकल है, तो ये इतना हमारे लिए काम का नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला आर्टिकल है गेम ऑन, जिसमें हमने कल एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट जैसे ड्रीम 11, इनकी आप एडवर्टीजमेंट देखते रहते हो टीवी पे, तो उनसे रिलेटेड है ये। तो वो पूरा मुद्दा एक बार फिर से जानेंगे हम, ठीक है। ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, बट इस वाले आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि जिस तरीके से जो इंडिया के 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, मेलबर्न में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकल गए थे, जो प्रोटोकॉल्स उनको दिए गए थे उनको ब्रीच करते हुए, तो यहाँ पर ये आर्टिकल ये बोलना चाह रहा है कि वहाँ पर केवल वल्नरेबिलिटी केवल एक इंडिविजुअल की नहीं होती, पूरे स्पोर्ट्स खेमे की हो जाती है कि अगर एक के भी इन्फेक्शन होता है तो उसका असर कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। क्योंकि एक एग्जांपल दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में एक सीरीज होनी थी क्रिकेट की, तो वो कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स थे उनमें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर स्पोर्ट्स बबल की बात करें, चाहे आप देखो बिग बैश लीग चल रही है अभी ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरीके से बुंदसलीगा, ये फुटबॉल की होती है, जहाँ पर आप देखोगे स्पेन में ये स्पोर्ट्स लीग होती है, वो भी आप देखोगे। तो एक एक इंडिविजुअल को वहाँ पर, एक एक इंडिविजुअल की वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। चाहे वहाँ पर आप देखोगे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो आइकॉन होते हैं, अगर वही इस तरीके से ब्रीच करेंगे तो एक अलग ही नैरेटिव निकल जाता है, तो लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। तो ये एक हम एथिक्स में कहीं ना कहीं केस स्टडी के तौर पे या कहीं एग्जाम्पल के तौर पे ये काम में ले सकता है। बाकी डिस्कस करेंगे गेम ऑन, और फिर ये वाला इंडिया यूएस रिलेशनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है, देखेंगे जो बाइडेन के बाद में अभी क्या स्कोप इंडिया और यूएस के बीच में है। 2 आर्टिकल हो गए, फिर चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे अगर देखें तो इंडियाज यूएनएससी अपॉर्चुनिटी, ये अच्छा आर्टिकल है जिसमें इंडिया अब नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया है 1990s के बाद में, मतलब कोल्ड वॉर एरा के बाद में तीसरी बार, ठीक है। देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये वाला आर्टिकल है, ये हमारे काम का नहीं है, आप एक बार देख सको तो देख लेना, फार्मर्स के लिए क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं, बहुत बात डिस्कस कर लिया, देख लेना आप इसमें। और दूसरा आर्टिकल हम इस पेज से डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से, कि किस तरीके से नरेगा, NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये मिलकर के आशा, ANM और आंगनवाड़ी, ये मिलकर के वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर सकता है। अच्छा आर्टिकल है। तो इस तरीके से 4 आर्टिकल है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है गेम ऑन। देखो, इंडिया में अगर हम देखें तो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अब हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स तो ये आ रही है, KPMG एक ग्रुप है उसके द्वारा जो अपना खुद का रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, तो कंट्री में जो यूजर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग में, वो अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2016 में जहां केवल 20 लाख यूजर्स ही पार्टिसिपेट किया करते थे, अब वो बढ़कर के 2019 दिसंबर में कितने हो गए, लगभग 90 मिलियन, 9 करोड़ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। यूएस से पहले ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा लीड किया करता था, उसको भी ओवरटेक कर दिया इंडिया ने। ये जो एक्सपोनेंशियल राइज है ना यूज़र बेस में,
ये आप देखोगे तो इसकी वजह से जो रेवेन्यू है इंडस्ट्री की वो भी ट्रिपल होती हुई दिखाई दे रही है कि 2018-19 में रेवेन्यू कितना था इस इंडस्ट्री का 920 करोड़ रुपए, जो बढ़कर के 2019-20 में कितनी होगी 2470 करोड़ रुपए। और यहाँ पर आप देखोगे वेंचर कैपिटल फंडिंग, मतलब कि जो आप बिजनेस करना चाह रहे हो फैंटेसी स्पोर्ट्स में, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो भी स्काई रॉकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा जंप लिया है इसने भी, जो कि 2015 में कितना हुआ करता था वेंचर कैपिटल फंडिंग, केवल $25 मिलियन का, जो बढ़कर के पिछले साल कितना हो गया 337 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये डेटा कहीं ना कहीं काम आ सकता है, आप एक बार लिख लेना इसको, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड या एथिक्स में कहीं अपने को लिखना पड़े, कहीं ऐसे में अपने को कोट करना पड़े, तो इनमें से एक दो डेटा काम आ सकता है, ठीक है ना। और ये जरूर देख लेना कि किस ग्रुप का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है KPMG ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा सिनेरियो हमने देखा इस डेटा के बेसिस पे, तो ग्रोथ कितनी ज्यादा स्ट्राइकिंग है, ठीक है। बट फिर भी कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। पहला इश्यू देखो, अलग अलग कोर्ट्स और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी जो पूरा डिबेट चल ही रहा था, तो इसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि केयरफुल रेगुलेशन की जरूरत है इसको भाई, क्योंकि एक तो पूरा बैन कर दो और एक प्रॉपर वे में रेगुलेट कर दो, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। देखो, प्रॉपर बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन, फिर तो वो अंडर द टेबल या अंडरग्राउंड चलता रहेगा, चलता तो है, तो क्यों ना फिर इसको लीगली प्रॉपर वे में केयरफुल रेगुलेशन कर दिया जाए इसका। तो ये एक सही आंसर रह जाता है। देखो, 6 पिटीशंस अभी तक फाइल की जा चुकी है डिफरेंट कोर्ट्स में, और ये डिमांड की जा रही है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग है, इसको बैन करो, फैंटेसी स्पोर्ट्स को। कुछ स्टेट्स हैं वो इस गेमिंग एक्टिविटी को इसलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर बोला मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। अटेम्प्ट लगातार हो रहे हैं कि आप इस ग्रोथ की, इस सेक्टर की ग्रोथ को रोको, ठीक है। जब आप देखोगे अगर इसको इलीगल बना दोगे या फिर इस गैम्बलिंग को मिस डायरेक्टेड समझोगे, तो वो चीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर दिखाएगी। बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट्स भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को ये कहा है कि बोलो वो स्किल बेस्ड है, ना कि कोई गैम्बलिंग है। इसके अलावा आप देखोगे नीति आयोग ने भी अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट पेपर रिलीज किया और उसमें ये कहा कि दिस इज स्किल नॉट चांस, ये कोई तुक्का नहीं है, यहाँ पर स्किल है, लोग सोच समझ करके अपना दिमाग लगा करके अपनी टीम क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर स्किल है वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। दूसरा जो एक तो हो गया क्या, प्रॉपर वे में रेगुलेशन, बैन मत करो इसको, ठीक है। दूसरा जो एड्रेस करने का इशू है वो है कि देखो कोई यूनिफाइड रेगुलेटरी रिजीम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अगर अलग अलग रूल बनेंगे, अलग अलग स्टेट अपना डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, अलग तरीके से एंगेज करेंगे, तो ये तो भाई ये तो पैन इंडिया बेसिस काम करता है ना। क्योंकि एक मैच मान लो अगर रांची में हो रहा है तो उसका असर तो उसके ऊपर तो लोग ये जो स्पोर्ट्स फैंटेसी में जो अपना खुद का एक तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे तो वो तो ऑल ओवर इंडिया होगा। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि रांची का वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, मतलब झारखंड का रहेगा या फिर बिहार का रहेगा, वो मैटर नहीं होना चाहिए। तो एक पैन इंडिया बेसिस आपको एक रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी रिजीम स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, अगर ये अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से करने शुरू कर देंगे तो बिजनेस अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो वो अल्टीमेटली फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा टारगेट है, जो हम एनविसाज कर रहे हैं लगातार, वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स आता है उसमें हम इंप्रूव भी कर रहे हैं, वहाँ पर हम रिटार्ड कर जाएंगे, ब्रेक लग जाएंगे हमारे। नीति आयोग ने अपने पेपर में ये चीज़ भी कही है कि डिफरेंशियल, अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके पास में डिफरेंशियल राइट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो शॉपिंग बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो उसको आप एक प्रॉपर वे में रेगुलेट करो, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो, कि जो लोग प्रोमोट कर रहे हैं उन लोगों के खुद के भी शेयर्स लगे हुए हों, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। ऐसे तो एडवर्टीजमेंट क्या है नॉर्मली, चलो मान लो कि सौरव गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं अपनी अपनी ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है इनका, बट आप देखो तो अगर उन प्लेयर्स का या फिर उन ऑफिशियल्स का वहाँ पर स्टेक इन्वॉल्व है तो ये और एक और कंसर्न निकल के आ जाता है। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है।
देखो, एक यूनिफाइड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर होगी ना, वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिजीम्स को कहीं ना कहीं रोकेगी, और मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके के फ्रेमवर्क जो है वो इसलिए होने चाहिए कि वहां पर चेक एंड बैलेंसेस भी होगी, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको रोका भी जा सके, साथ में ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी भी स्टैब्लिश की जा सके, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हम इंप्रूव कर सके हमारे यहाँ पर। ठीक है, और एरेंट प्लेयर मतलब जो गड़बड़ करने वाले प्लेयर्स उनको रोके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है वाइडर कैनवास फॉर इंडिया यूएस। यह आर्टिकल लिखा हुआ है अरुण कुमार के द्वारा। देखो, जो बाइडन इस महीने के लास्ट में 46वें प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उनके देश में ऑलरेडी हेल्थ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, रेस क्राइसिस, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक वाला जो इशू हमारे यहाँ पर रिलीजन की प्रॉब्लम है, तो डेमोक्रेसी यूएसए में भी है, तो वहाँ पर रेस की क्राइसिस अभी चल रही है। बताया जा रहा है, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं कि जितना पोलराइजेशन इन इलेक्शंस के टाइम पे देखा गया है, प्रीवियसली बहुत सालों पहले कभी देखा गया हो तो बाकी बहुत सालों बाद में ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो अभी जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्टेट करेंगे कि क्या उनका इनिशियल फोकस होगा। देखो, फॉरेन पॉलिसी को एक बार वो सेकंड स्टेज पे रखेंगे, सेकंड पोस्ट पे रखेंगे, बट उनका प्रायोरिटी रहेगी, वो रहेगी क्या, उनकी डोमेस्टिक इश्यूज को पहले टैकल करें, जो कि हेल्थ, इकोनॉमिक और रेस फ्रंट पे चल रहे हैं। अब बात आ जाती है जो बाइडन का क्या स्टांस रहेगा इंडिया के टुवर्ड्स, तो यहां पर इकोनॉमी और कॉमर्शियल डोमेन जो है वो कहीं ना कहीं ओपन अप होने के स्कोप हम देख सकते हैं। देखो, जियोपॉलिटिकल रियलिटी को देखना ये तो जरूरी है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें फिर इंडिया को अप्रोच किस तरीके से करेगा, तो वहां पर चाइनीज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने चाइना के ऊपर बिल्कुल एकदम एक सिरे से बिल्कुल खारिज करने की कोशिश की है, बट बाइडन का जो पूरा अपना एटीट्यूड रहेगा चाइना के लिए, वो कहीं ना कहीं ट्रेड और या फिर आप कह सकते हो जो उनका कॉमर्शियल रिलेशन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने की कोशिश रहेगी। देखो, ट्रेड डेफिसिट को लेके या फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में, या फिर मार्केट में जो डिस्टॉर्शन हो रहा है जहां पर भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना को बैकिंग मिल रही है चाइनीज गवर्नमेंट के बेसिस पे चाइनीज इंडस्ट्रीज को, और वो फिर प्रॉब्लम कहां क्रिएट कर रही है, यूएसए में। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके और फिर आगे काम करने की कोशिश करेगा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेगा कि टेक्नोलॉजिकल राइवलरी बड़ी बढ़ रही है इन दिनों में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे 5G नेटवर्क हो, चाहे स्पेस सेक्टर की बात कर लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं राइवलरी बढ़ रही है, तो वो जरूर देखेगा। बट वही बात है, एक चेक एंड बैलेंस के लिए कहीं ना कहीं चाइना के साथ में कॉपरेशन का भी स्कोप कहीं ना कहीं यूएसए चाइना का बन रहा है। ओके, देखो, अभी फिलहाल दो चैलेंजेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, दो कंसर्न्स को दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया और यूएस दोनों के लिए। एक तो ये कि वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इनविगोरेट करे, दैट मीन्स अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करे, और दूसरा जो राइजिंग राइवल्स हैं, जैसे एशिया में देखें तो इंडिया के लिए चाइना हो रहा है, इंटरनेशनली देखें तो यूएसए के लिए चाइना और रशिया दोनों हो रहे हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है, और दूसरा इकोनॉमी हो ही गया। तो ये दो अपने आप में इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जिनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। देखो, यूएसए और इंडिया दोनों के दोनों हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो बड़ा काम करने की कोशिश कर सकते हैं, स्कोप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएसए में जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक आया और इलेक्शन कैंपेन शुरू हुए हैं, तब से जो बाइडन ने एक चीज बड़ी क्लियरली कही है कि हम यहां पर आपको चीपेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे। अब चीपेस्ट की जब बात आती है तो फिर जेनेरिक ड्रग्स की बात आती है, और जेनेरिक ड्रग्स की बात आती है तो इंडिया का मार्केट अपने आप में, या इंडिया की जो फार्मा कंपनीज हैं उनके लिए बड़ा स्पेस खुलने का एक मौका हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें बायलैटरल रिलेशनशिप में, तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, चाहे वो वैक्सीन डेवलप करने में या फिर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखकर भी देखें तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरिटी वहां पे देखने को मिलती है। कोविड-19 पेंडेमिक ने अपॉर्चुनिटी भी ओपन अप की है नए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो एक नया ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप को स्ट्रेंथन करे, जिसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो, दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं वो मल्टीलेटरल एजेंसीज पे भी बात कर सकते हैं आगे, क्योंकि जो बाइडन आप कह सकते हो कि जैसे WHO है, WTO है, जो बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच गए हैं और चाइना ने ग्रैब कर ली वहां पे अपनी पोजीशन
यूएसए ने स्पेस किया और वहाँ पे ग्रैब कर ली, तो वहाँ पर अपनी यूएसए फिर से थोड़ी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो वैक्सीन जैसा स्पेक्ट्रम भी है ना, वहाँ पर भी चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, तीनों सेगमेंट में इस वैक्सीन को लेकर के इंडिया और यूएसए के बीच में कन्वर्जेंस आ सकती है। देखो, इंडिया वर्ल्ड में जितना जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस होता है उसका 20% प्रोड्यूस करता है, और यूएसए में हर तीसरी टैबलेट जो कंज्यूम होती है जेनेरिक, वो इंडिया से ही प्रोड्यूस्ड होती है। तो जो बाइडन है वो कहीं ना कहीं कमिटेड भी है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे अपने लोगों को। तो इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट भी ला सकता है, डिवाइसेस में भी एडवांसमेंट, और नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को जब एनहेंस करेगा तो उससे प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल वे में कन्वर्ट कर पाएगा। देखो, ट्रेड और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाइडन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है कि यूएस इंडिया ट्रेड के बीच में एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। अभी ये नहीं कि ऐसा हो गया कि हाँ बिल्कुल जेनिथ पे पहुंच गए, अब सैचुरेशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो, स्कोप बहुत ज़्यादा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर नेचुरल फोकस किया जा सकता है, जिसके लिए दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अपनी डाइवर्सिफाइड नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अलाइन कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग को अगर इंक्रीज करते हैं तो देखो एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ही बढ़ेगा। इसके लिए आप देखोगे एक स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की ज़रूरत है, जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है। उसके लिए डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर इंडिया को यूएसए ने ऑलरेडी एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे डेजिग्नेट कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। दोनों कंट्रीज आगे बढ़ के काम कर सकती है, जिसमें अर्बन एमिनिटीज़ की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात कर लो, पावर की बात कर लो, वहाँ पर दोनों कन्वर्जेंस ला सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो एनर्जी रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन पे दोनों कंट्रीज साथ में आके काम कर सकते हैं, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को एंडोर्स करने की फिर से शुरुआत कर दी जाएगी जो बाइडन के द्वारा। ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता है हमें। ठीक है, दूसरा एनर्जी डिसैमिनेशन या फिर जो मैनेजमेंट है, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट है, उसमें एफिशिएंसी लाई जा सकती है, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकती है। तो दोनों में वहां पर कन्वर्जेंस आ सकता है। 5G को लेकर के हमने पूरा डिटेल में देखा कि जो चाइना की कंपनी है, ठीक है, हुएवी, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया है इंडिया ने और यूएसए ने, इवन वेस्टर्न कंट्रीज ने भी। यूके तो अपनी तरफ से 10 डेमोक्रेसीज करके एक नया ही कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया कि बोला कि 5G के लिए हम सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे, चाइना को कैसे भी एक्सक्लूड करके। तो आप देख सकते हो 5G जो है वो अपने आप में एक ओपन इकोसिस्टम कर रहा है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव किया जा सकता है। दोनों कंट्रीज जो है वो रूल बेस्ड नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। और रही सही में आप देखोगे, जब से इंडो पैसिफिक सेगमेंट खुला है ना, और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जब से बातचीत होने लग गई है, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अच्छा रोल होने लग गया है। क्योंकि आज आप देखो, जैसे मैं बताऊं आपको, श्रीलंका में इंडिया ने जापान को अपनी तरफ से बुला करके और वहां पे जापान का इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। मालदीव्स में अगर बात करें तो यूएसए को बुला करके इंडिया अपने साथ में और फिर बाद में मालदीव में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। तो ये चीजें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही, चाइना का बीआरआई को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो मल्टीलैटरलिज्म अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आता है तो देखो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के टाइम पे टीपीपी में ओबामा ने अपने खुद के कुछ रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने का जो तरीका अपनाया था, वो कहीं ना कहीं अब क्वाड और क्वाड प्लस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे अब कोऑपरेशन जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी से बढ़कर के इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजी में या डेवलपमेंट बेसिस पे देखें तो रीजनल ऑर्डर्स को भी ध्यान में रख के आगे काम किया जाएगा। फाइनली राइटर ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक और कॉमर्शियल डायमेंशन है ना, ये तो देखो अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी वाले सेगमेंट रहेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ को आगे आना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के आगे आके काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज यूएनएससी अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया तीसरी बार एंटर हो रहा है कोल्ड वॉर इरा के बाद में। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो हमेशा से कुछ ना कुछ डायनेमिक्स जो है ना वो चेंज होती रहती है। 1991-92 से लेके 2011-12 तक का अगर पूरा फेज हम समझने की कोशिश करें तो 1991-92 में यूएसएसआर कोलैप्स हो रहा था, रशिया बना था, और रशिया किस तरफ टिल्ट हो गया था, वेस्ट या फिर यूएसए की तरफ। तो यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज होकर के आया था। दूसरा, फिर जैसे जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती गई तो चाइना ने जो अपना एक साइलेंट मोड बना रखा था कि कैसे भी करके पहले स्ट्रेंथन होना है, और फिर चाइना का राइज हुआ तो जो 2000s वाली जो सीरीज थी 2000 से लेकर 2010 तक का जो दशक था उसमें चाइना ने अपनी ग्रोथ और अच्छे से रजिस्टर करी। पैरेलली इंडिया ने भी अपनी ग्रोथ रजिस्टर की। अब इन चाइना ने अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया किसको, यूएसए को, और उसी टाइम पे आप देखोगे रशिया ने भी यूएसए का साथ छोड़ दिया। तो ऐसे करके चाइना और रशिया तो साथ में आ गए, और इंडिया जो है वो अब कहीं ना कहीं और अलग तरीके की एक कह सकते हो चैलेंजेस का सामना कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो बॉर्डर पे भी हमारे साथ में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, और रही सही में चाइना राइज कर रहा है और यूएसए को चैलेंज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को विड्रॉ करने की पूरी कोशिश की है, कहीं ना कहीं अंडरमाइन की है जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस थे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, इसमें आप देख सकते हो कि 1991 में क्या था और अभी जो दशक चल रहा है 2011 से 2020, अब 21 तीसरा दशक शुरू हो गया है, तो अभी क्या पूरा डेवलपमेंट है उसमें आप देख सकते हो बहुत सारा चेंज देखा जा सकता है। आज चाइना और यूएसए दोनों एक दूसरे की तरफ आंखें गड़ाए खड़े हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, और रशिया का मैंने आपको बता ही दिया कि रशिया अभी चाइना के साथ में ज़्यादा क्लोजर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है कि इंडिया को अपने आने वाले इन 2 सालों में क्या करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बीइंग अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो यहां पर 5 ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं राइटर, वो हमें ध्यान से देखने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है, यूएनएससी को इफेक्टिव बनाने के लिए दिल्ली को लगातार काम करना चाहिए। ये देखो, इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है कि यूएनएससी जो है वो लगातार एक काम करे, बट आज के टाइम पे एक डीप डिवीजन देखा जा सकता है मेजर पावर्स की वजह से, जहां एक तरफ यूएसए लेड ग्रुप है तो दूसरी तरफ चाइना लेड ग्रुप है। तो ये एक डिवीजन है, इसकी वजह से पैरालिसिस आप देख सकते हो यूएनएससी में। यूएनएससी सिस्टम को बनाया क्यों गया था कि बोला 5 पावर्स जिनके पास में वीटो है वो सब साथ मिलकर के जब काम कर लेंगी तो अच्छे से फाइनल आउट कर पाएंगी। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर भी कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाए थे, बट आप देखोगे फिर भी जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बहुत सारे कन्वर्जेंस भी देखे गए थे। कंटेंशियस इश्यूज तो बहुत सारे थे बट कन्वर्जेंस भी थे, जैसे कि उनके बीच में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का साइन होना। तो इसी तरीके का स्कोप हम भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में भी कुछ कॉपरेशन आए। तो ऐसे कॉपरेशन में इंडिया को अगेंस्ट में ना जा करके और रेडी रहना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक प्रॉपर रूल बेस्ड बैलेंस्ड वे में वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो। पहला अपॉर्चुनिटी, पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम, यूएनएससी को और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जरूरत है। ये इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है कि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तब से कि भाई हमें भी परमानेंट सीट दो, बट आप देखोगे चाइना कहीं ना कहीं इस चीज में अगेंस्ट में खड़ा है कि एशिया में चाइना के अलावा दूसरी कोई पावर खड़ी ना हो जाए, क्योंकि यूएनएससी में अगर वीटो देकर के किसी एशियन कंट्री को जैसे इंडिया या जापान को खड़ा कर दे तो चाइना कहीं ना कहीं थ्रेटन्ड फील करेगा। ठीक है, तो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। बट ऑप्टिमिस्टिक है, खुश जो मतलब बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं वो तो ये कहते हैं कि इंडिया को जो अपना G4 का ग्रुप है जिसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया चारों मिलकर के अपनी यूएनएससी में अपनी मेंबरशिप के लिए जो काम कर रहे हैं बोलो उसको लगातार काम करना चाहिए। जबकि पैसिमिस्ट क्या है, बोले कि दिल्ली को अपने एंथुजियाज्म को इस चीज को रोक देनी चाहिए। बट पॉइंट यहां पर ये क्या है कि देखो जो कैंपेन चल रहा है ना ये अपना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो नेचर है जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की ये लगातार चलती रहेगी, तो इस पर भी इंडिया को अपना काम करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दिल्ली के पास में देखो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आप देखो आज चाइना अपनी तरफ से लगातार हॉस्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है,
कोल्ड वॉर इरा के बाद में इंडिया ने चाइना के साथ में कॉपरेशन किया था कि कैसे भी करके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन या मल्टीलैटरलिज्म लाया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जाए, जिसमें कि एक दूसरे के राइट्स को हम वैल्यू करेंगे। बट हुआ अल्टीमेटली हो क्या गया? अभी आज आप देखोगे डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं, और आप देखोगे बायलैटरल कॉपरेशन में भी कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज में बड़ा कन्वर्जेंस बहुत कम देखने को मिल रहा है। दिल्ली इस चीज़ को लेकर के बड़ा ईगर है, बड़ा उत्सुक है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो बीजिंग के साथ में। बट वही बात है, चाइना कभी नहीं चाहता कि एशिया में यूनिपोलर एशिया जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो और इंडिया का भी कोई ना कोई रोल इंपॉर्टेंट हो, मतलब इंडिया अपने जो स्टेक्स हैं वो इंक्रीज करे। बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के देख लो इस तरीके से। तो अब अगर इंडिया ने यूएनएससी ज्वाइन कर ली है तो अपना मिलिट्री स्टैंड ऑफ तो लगातार चल रहा है वहाँ पर दो आर्मीज़ के बीच में, हिमालयाज में चाइनीज एग्रेशन और लद्दाख रीजन में। तो इंडिया को इस तरीके से अपनी जो पोजीशन है ना वो लगातार स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखें, जो इंडियन सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं साथ में, ठीक है। बट चाइना जो है अगर ओपन माइंडेडनेस में आए तो, बट पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये जो सेंटिमेंट है ना, इसको ये जो डाउट है ना चाइना वाला कि हम चाइना एक रिलायबल कंट्री नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इससे सेंटिमेंट्स को भी एक ख़त्म कर देते हैं। चाइना ने लगातार यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को उठाया। जब से हमारे यहाँ पर आप देखोगे कश्मीर को आप कह सकते हो ना, जो आर्टिकल 370 था उसको इनइफेक्टिव करके और अप्लाई कर दिया कि हाँ कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। तो एक तो इस मुद्दे पे लगातार चाइना जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाता रहता है। तो हमारे पास में क्या एक ऑप्शन रह जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम पर भी पाकिस्तान को बीजिंग लगातार प्रोटेक्ट करता रहता है इंटरनेशनल प्रेशर से कि भाई नहीं नहीं पाकिस्तान सही है, अपने हिसाब से सही कर रहा है। बट बात क्या जाती है कि इन इश्यूज पर इंडिया को बड़ा सेंसिटिवली अपने हिसाब से काम करने की जरूरत है। न्यूक्लियर फ्रंट की बात भी करें तो चाइना लगातार एनएसजी की मेंबरशिप को हमारी को रोक रहा है। तो 3 ये हो गए पॉइंट। चौथा पॉइंट जिस पे ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि देखो पीस और सिक्योरिटी है ना, ये यूएनएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पिलर है, इन पर ध्यान देने के लिए यूएनएससी काम करती है। तो इंडिया जो है अपने नए जो कोalition को आप देखोगे, जैसे क्वाड है या क्वाड प्लस की बात करें, जैसे क्वाड में सारी डेमोक्रेसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये मिलकर के काम कर रही है। तो इसको और ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल जाए, और ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है लाइक माइंडेड कंट्रीज, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी। सिक्योरिटी एरिना में काम किया जा सकता है। ग्लोबल ब्रिटेन, क्योंकि ब्रेग्जिट होने के बाद में ब्रिटेन भी अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा, इंटरनेशनली अपनी रिकॉग्निशन बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी है। देखो मॉस्को तो है ना इंटरनेशनल इश्यूज़ में चाइना के साथ ही जाएगा, उसमें डाउट नहीं है, बट हम मॉस्को के साथ में भी हमारे रिलेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। उतने तो नहीं है बट फिर भी आप कह सकते हो कि इतने बुरे भी नहीं है रशिया के साथ में हमारे रिलेशन। पांचवा जो पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो कि दिल्ली को ज़रूरत है कि अपने जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं जिनको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उनके साथ में रिलेशंस को रिवाइटलाइज करें, एक तरीके से री एनर्जाइज करें। क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप आ जाते हैं, एक तो छोटे आइलैंड कंट्रीज जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सी लेवल राइज की वजह से डूबने के कगार पर है, उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये मैरीटाइम जो इंस्टीट्यूशन, मैरीटाइम एस्टेट्स है ना, इनको प्रोटेक्शन भी ज़रूरत है। दूसरा, अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के हिसाब से देखें ना, तो लगभग 60% डॉक्यूमेंट यूएनएससी के, लगभग 70% रेजोल्यूशन यूएनएससी के वो अफ्रीका में सिक्योरिटी प्रमोट करने से रिलेटेड है। तो इस कॉन्टिनेंट को आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंटली रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए इंडिया को। किस वजह से? ग्लोबल साउथ की वजह से। ठीक है, आप देखोगे इस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएनएससी में 3 मेंबर्स हैं अभी करंटली, कीनिया, नाइजर और ट्यूनीशिया। तो इनके साथ में लगातार कंसल्टेशन करें, पीस और सिक्योरिटी के लिए काम किया जाए। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन में। ठीक है, यूएनएससी का जो टेन्योर है हमारा, एक अच्छा मोमेंट है। इंडिया को अपने एंगेजमेंट को पीस और सिक्योरिटी के लिए इंटेंसिफाई करना चाहिए, अफ्रीका के कंट्रीज के लिए भी। ठीक है, चाहे वो रीजनल मेथड हो चाहे ग्लोबल लेवल हो, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट वुमेन वर्क एंड वेजेस। देखो अगर वीडियो बीच में अटक जाता है ना, तो मैं वीडियो को बाद में दोबारा नहीं बना पाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए बना रहा हूँ, टाइम कम है,
तो वैसे तो मैं कंप्लीट हो जाए वीडियो तो भगवान की दया है तो बहुत बढ़िया, ना हो तो मैं न्यूज़पेपर जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है, देख लेना आप उसमें। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आर्टिकल लिखा है उमा महादेवन दास गुप्ता। देखो नरेगा साइट पर बोले मैं एक बार गई तो वहां पर एक मेल वर्कर मेरे पास में आता है और मुझे कहता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है। वुमेन आती है, हमें और पैसे दो, नहीं हमारी ज़िंदगी ऐसे बहुत परेशानियों का सामना कर रही। बोले ये कॉमन चीज़ थी कि जब भी मैं नरेगा साइट पे गई कोई रिसर्च के लिए तो मुझे ये चीज़ सुनने को मिली कि पैसे कम दिए जा रहे हैं मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो देखो नरेगा जो है ना वो वुमेन की इनकम इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, उनकी लाइवलीहुड अच्छी होती है, सोशल एम्पावरमेंट होता है। इसी तरीके से उनके लिए जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं वुमेन की इनकम को इंक्रीज करता है। तो फैमिली में उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनकी खुद की अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छी एबिलिटीज उनमें आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि कितना एम्पावरमेंट आता है केवल और केवल 2 स्कीम के बेसिस पे, नरेगा और NRLM। देखो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वें राउंड का डेटा रिलीज हुआ है जिसमें 22 स्टेट और यूटीज का डेटा रिलीज हुआ है, हमने ये डेटा पूरा अच्छे से देखा। उसमें हमें पता पड़ा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की बात करें, मतलब जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उनकी बात, और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की रेट की बात करें तो वो इंक्रीज हुई है। तो कहने का मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से ये रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तीसरा, जो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो भी अच्छे से इंप्रूव हुई है। तो सैनिटेशन एक्सेसिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एनकरेजिंग जो डेटा है ना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बूस्ट का काम कर सकता है कि वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट और आना चाहिए। क्योंकि असली जो पावर होती है ना हमारे समाज को अगर बनाने में तो वो होती है वुमेन पावर, ठीक है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें तो NFHS की फाइंडिंग्स थोड़ी सी वरिंग थी, बट यहां पर हमें बिहेवियर चेंज या फिर कम्युनिकेशन को लेकर के इससे थोड़ा दूर जाने की भी जरूरत है, जहां पर हमें रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस को भी कम्युनिकेट करने की जरूरत है। तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन की भी जरूरत है कि सीधा जिस चीज की जरूरत हो किसी इंडिविजुअल बच्चे को या फिर माता को वो उसको मिले, कम से कम प्रेगनेंसी के टाइम पे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, और जो शुरुआती साल होते हैं बच्चे की जिंदगी के उस टाइम पे। जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है, यंग चिल्ड्रन है, उनको देखो पका हुआ खाना मिले, एडिक्वेट प्रोटीन से युक्त, जिसमें मिल्क भी हो, जिसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हो, या फिर ये मतलब एक न्यूट्रिशियस फूड अगर उनको अवेलेबल कराया जाए तो उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जो खाना घर पे ले जाने की बात होती थी ना उसको अब कुक्ड मील में कन्वर्ट कर दिया, बोला पका हुआ खाना उनको प्रोवाइड करो, कि हो सकता है उनके घर पे फैसिलिटी ना हो खाना पकाने के लिए। और दूसरी तरफ जब भी ये पका हुआ खाना पकड़ाया जाए तो इसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है ना उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में अलाइन करें, उनको आयरन, फॉलिक एसिड और जो कैल्शियम टैबलेट्स हैं वो भी साथ साथ में अवेलेबल करा दे। तो कहने का मतलब पका हुआ खाना और ये सप्लीमेंट्स भी दे दे तो आप देखो कितना हेल्थ अच्छे से हो पाएगी उनकी। इससे क्या होगा कि जो एंगेजमेंट होगा ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड स्टिमुलस के लिए भी काम करेगा। क्योंकि आप क्या है शुरुआत टाइम पे जब बच्चे पैदा करने का टाइम होता है किसी भी लेडी का, तो उनको देखो काम भी करना होता है, बच्चे भी पैदा करने होते हैं और अपनी खुद की एम्बिशंस भी होती है। तो तीनों चीज़ों को अगर कंबाइन करके वो आगे बढ़ती हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों ना उनको एक बूस्ट दिया जाए इस पेरेंटिंग सेशन के टाइम पे। देखो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना, अगर एक एक वुमेन के घर पे जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहती है, बजाय कि एक वुमेन फ्रंटलाइन वर्कर्स के या आंगनवाड़ी के यहाँ पर आए और वो वहाँ पर अपना खाना भी कलेक्ट कर ले, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी हो जाए, तो उससे वो बच्चे को कैसे पालेगी, अपनी लाइवलीहुड को कैसे इंक्रीज कर सकती है, वो सारा काम प्रॉपर वे में कर सकती है। देखो मदर्स के लिए जो लंच दिया जाता है ना आंगनवाड़ीज में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि अगर वो आते हैं एक साथ आंगनवाड़ी में तो वो एक दूसरे से बात भी करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, तो ये एक इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क बना कि नहीं, तो बोले ये भी एक अच्छा काम होता है। इसी तरीके से एक स्टडी कंडक्ट हुई पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जिसमें कर्नाटका का मथुरपूर्णा प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, लिख लेना, आप कोट कर सकते हो कहीं पे भी,
कर्नाटका का मथुरपूर्णा प्रोग्राम, जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको जब ये पूरा फैसिलिटेट किया गया उनको ज़रूरतों को, तो देखा कि उनमें एनीमिया की कमी का मतलब एनीमिया की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। जेस्टेशनल पीरियड जो जेस्टेशनल मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम पे जो बच्चे का वेट होता है वो भी गेन हुआ है, बर्थ के टाइम पे बच्चे का वेट है वो भी गेन हुआ है, और डिप्रेशन जो है औरतों में वो भी कम हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ये काम कर रहा है। देखो, पहले शुरुआती 1000 दिन से लेकर के हमें थोड़ा और आगे की सोचने की जरूरत है। शुरुआती 1000 दिन तो आप सोचते ही हो, सरकार भी ध्यान देने लग गई, बट अब हमें थोड़ा सा और आगे ध्यान देने की जरूरत है। एक सोशल डिटर्मिनेंट्स को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ साइकिल तो लगातार चलता रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि अगर गरीबी बढ़ती है या कहीं प्रॉब्लम आती है तो सोशल एविल्स हमारे सामने आ जाते हैं, जिनका नाम है सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, और सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करने का, कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको स्कूल में रोका जाए। तो ग्रास रूट सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम अगर शुरू किए जाते हैं जिसमें कि ग्रोस एनरोलमेंट लड़कियों का इंक्रीज हो, उनको उनकी सेकेंडरी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तब जाकर के चाइल्ड मैरिज की जो मेनेस है ये कम हो सकती है। इसके लिए हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी एडोलसेंट गर्ल्स भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी एनेमिक होती हैं वो बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना मिड डे मील स्कीम को सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक एक्सटेंड कर दिया जाए, जो कि बहुत सारे स्टेट्स ने कर भी दिया है। देखो, माल न्यूट्रिशन है ना, ये हमेशा वुमेन के वर्क के हिसाब से भी हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। देखो, चाइल्ड केयर की अगर बात करें तो वुमेन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अर्निंग जब अर्निंग करती है तो चाइल्ड केयर भी अपने आप ही अच्छी होना शुरू हो जाती है। जितने ज़्यादा वर्किंग आवर होते हैं पेड वर्क में, ये ध्यान रखना, पेड वर्क में उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। कर्नाटका में आंगनवाड़ी में एक औरत 9:30 से 4 बजे तक काम करती है, सुबह के 9:30 से शाम के 4 बजे तक। तो उसको पेड वर्क में जितना पैसा मिलता है उससे वो अपने घर को अच्छे से चला पाती है, अपने बच्चे का ध्यान रख पाती है। ऐसे ही नरेगा वर्क साइट की बात भी करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो तो वहाँ पर एंजाइटी नहीं होती। अगर क्रैच फैसिलिटी होता है, मोबाइल क्रैच फैसिलिटी जो बच्चों को रखने के लिए, तो उससे भी क्या होता है, बड़ा फ़ायदा होता है इनको। आंगनवाड़ी सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, सुपरवाइज़र को सपोर्ट देना चाहिए कि वो टाइम टाइम पे रेगुलर बेसिस पे अपने रेकी कर सके, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए, फ्री अलाउंसेस देने की ज़रूरत है, 2 व्हीलर दो, जिससे कि वो टाइम पे अपनी गाइडलाइंस को कम्युनिकेट कर सके जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको। इससे चाइल्डहुड में जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पेंडेमिक ईयर का टाइम हमने देखा कितना मतलब इनोवेटिव वे में काम करना शुरू कर दिया है बहुत लोगों ने। वो बात अलग है कि प्रॉब्लम बहुत सारी हुई है, बट वही चीज़ें लर्निंग होती है, हमेशा क्राइसिस हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम। आंगनवाड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, चाहे बिल्डिंग किचन कुछ भी हो तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करें। किचन गार्डन है मान लो आंगनवाड़ी में, तो वहाँ पर ड्रॉट रेजिस्टेंट ऐसे हाईली न्यूट्रिशियस प्लांट लगाने चाहिए जो कि खाने पीने में बच्चों की हेल्प कर सके, जो लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी हेल्प कर सके, जैसे कि मोरिंगा होता है वो। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या हो सकता है, कम्युनिटी एक्शन। इसमें ग्राम पंचायत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जैसा कि हमें पता है लास्ट माइल की जब बात आती है ना कम्युनिकेशन के लिए, कि किसी भी सर्विस को डिलीवर करना है, तो ग्राम पंचायत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हमें पता है लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है इंडिया में, और 14 लाख आंगनवाड़ी मेजोरिटी आंगनवाड़ी है। तो टोटल ज़्यादातर कहाँ पर है हम देखेंगे, रूरल एरियाज में। तो क्यों ना एक आंगनवाड़ी बेस्ड एक कमेटी बना दी जाए जो कि इन पंचायतों को अपनी रिकमेंडेशंस दे। ठीक है, वो कमेटी के रिकमेंडेशन फिर पंचायत को अप्लाई करे और पंचायत फिर उसके हिसाब से एक्शन ले ले। दो इशू बड़े आते हैं, दो चैलेंजेस, एक तो एक्सक्लूजन, एक कन्वर्जेंस। हम जब भी आता है ना, तो जो लोग बचे हुए हैं ना, मार्जिनलाइज सेक्शन है, एक्सक्लूडेड है, उनको लोकल गवर्नमेंट जो है एड्रेस करे, उस एक्सक्लूजन को कन्वर्जेंस में कन्वर्ट करे। इसी से जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब घरों के जो बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, चाहे वो नोमेडिक हो, चाहे सेमी नोमेडिक हो, चाहे वो घुमंतु हो या फिर अर्ध घुमंतु हो। सीजनल माइग्रेंट्स की बात करो, जो ब्रिक वर्कर्स होते हैं, शुगर केन हार्वेस्टर हैं, जिनका सीजन में काम आता है तो ठीक है, नहीं वापस घर चले जाते हैं, तो उनका फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। आशा हो, एएनएम हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, इन सबको साथ में मिलकर के काम करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नरेगा को, एनआरएलएम को, इनको भी साथ में लेकर के कलेक्टिव मैनर में आप काम कर सकते हो।
अब देखो, चाहे बिल कलेक्शन का काम हो, वेस्ट मैनेजमेंट का हो, वाटर सिस्टम का काम हो, वहां पर विमेन इंडिविजुअल्स को सस्टेनेबल वे में इनकम इंश्योर करने का काम देना चाहिए। इससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगा, उनका पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस में भी इंक्रीज होगा और बेटर न्यूट्रिशन हमेशा बनता रहेगा सभी के लिए। और जनरेशन टू जनरेशन, इंटर जनरेशन जो इश्यूज है ना, उनको भी टैकल किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।